चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं जो यूपी बोर्ड के हमारे बच्चे हैं उनका फर्स्ट चौथा चैप्टर अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें पढ़ रहे थे। इसमें टोटल हमने अब तक 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पहले व दूसरे पार्ट में क्रमशः हमने ये जो विचारक विश्वास और इमारतें में जितने भी साम्राज्य हैं, जितने भी वंश हैं, उन वंशों के बारे में एक संक्षिप्त हमने जानकारी लिया, संक्षिप्त हमने उनके बारे में पढ़ा। और जो पार्ट 3 था, जो कि 12 मिनट का एक वीडियो, छोटा सा वीडियो था, जिसको हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा इस चैप्टर से यदि शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न बनते हैं तो हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसी के क्रम में हम चलते हैं। अब जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के दृष्टिकोण से वो क्या लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्न के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका दूसरा वो जो चौथा चैप्टर है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपका पहला व तीसरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप कह सकते हो कि आप कैसे बोल सकते हो कि पहला व तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसी के क्रम में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर को हम मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। मैं लिख दूँ मौर्योत्तर काल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। अब इस मौर्योत्तर काल में हम क्या कहेंगे, पहले तो अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो मौर्योत्तर काल अर्थव्यवस्था को आप ऐसा जो है हेडिंग डाल सकते हैं, मौर्योत्तर काल ऐसा डाल सकते हैं, मौर्योत्तर काल अर्थव्यवस्था, ठीक है। आप इस तरह से क्या इसकी हेडिंग आप डाल सकते हैं। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, मैं एक संक्षिप्त में इसके बारे में एक जानकारी देता हूँ। देखिए, मौर्योत्तर काल इस काल में द्वितीय शहरीकरण के चतुर्थ काल के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो मौर्योत्तर काल है इसको द्वितीय शहरीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी पहला शहरीकरण आप हड़प्पा सभ्यता को मान सकते हो। फिर द्वितीय जो शहरीकरण हुआ, द्वितीय शहरीकरण का ये मौर्योत्तर काल में हुआ और मौर्य काल में हुआ। ये चौथा समय में हुआ था, तो क्या काल में हुआ था। और ये जो मौर्योत्तर काल रहा, इस मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ। शहरीकरण यानी गांवों से शहरों का निर्माण हुआ। जो गांव थे धीरे धीरे क्या वो शहर में बदलते जा रहे थे। धीरे धीरे जितने भी गांव थे, कस्बे थे, वो धीरे धीरे बड़े बड़े नगर में वो बदलते जा रहे थे। इसका हमें कुछ प्रमाण मिलता है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल को देखो तो इस मौर्योत्तर काल में जो साहित्य हमारा है, जिन साहित्यों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, इसमें लगभग 60 से अधिक शहरों की जानकारी हमें मिलती है। जिसमें से कुछ शहरों के नाम अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका शहरों के साथ जैसे कि बिहार में चिराद है, सोनपुर है, यूपी में खरौड़ी है, सोगोरा है, मीटा है, पंजाब में लुधियाना है, जालंधर है, आंध्रा में अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है इत्यादि। क्या उस समय ये शहर थे जो पहले गांव हुआ करते थे, अब धीरे धीरे क्या ये एक शहर में बदल गए। तो कहीं ना कहीं मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर क्या शहरों का गांवों का शहरीकरण हुआ। शहरीकरण का मतलब होता है कि धीरे धीरे गांव अब बड़े पैमाने पर कस्बे का रूप ले रहे हैं, एक शहर का रूप ले रहे हैं, एक महानगर का रूप ले रहे हैं। इसको हम शहरीकरण की हम प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे आप वर्तमान में देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर जो गांव की जो जनसंख्या है वो क्या शहर में जा रही है, और बड़े पैमाने पर जितने भी गांव हैं वो कस्बे होते जा रहे हैं, कस्बे होता है, और जितने कस्बे हैं वो क्या शहर होते जा रही है। तो ये क्या हम कहेंगे कि ये शहरीकरण की एक प्रक्रिया है जो बड़े पैमाने पर धीरे धीरे आज बहुत सारे शहरों को जन्म दे रही है, शहरी प्रक्रियाओं को जन्म दे रही है। हालांकि शहरी प्रक्रिया अपने आप में एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। शहरीकरण बड़े पैमाने पर उद्योग रोजगार अन्य चीजें लाती हैं। गांव में भी हो सकता है, ग्रामीण उद्योग भी होता है, लेकिन वर्तमान समय में हम भारत में
ग्रामीण उद्योग नहीं है। तब ऐसा जानिए कि मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था अगर पढ़े तो बड़े पैमाने पर उस समय जो तत्कालीन जो साहित्य थे उस साहित्यों के माध्यम से हमें 60 से अधिक क्या नगरों की जानकारी मिलती है, जिसमें लुधियाना, जालंधर, नागार्जुनकोंडा, अमरावती इत्यादि का, ऐसे चिराद, सोनपुर, ऐसे बहुत सारे क्या नगरों के उदाहरण है हम देखने को हमें क्या मिलता है। अब इसके आगे और बात करें अगर अर्थव्यवस्था में, तो ये तो चलो नगरीकरण की व्यवस्था हो गया। और नगरीकरण की व्यवस्था के साथ साथ अगर अन्य चीज़ों को देखें तो आपको देख कर बहुत हैरानी होगी कि धीरे धीरे कैसा हमारा जो समाज है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे बदला। अब उसके बारे में आपको मैं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, शरण की प्रक्रिया ने कई कारणों को प्रभावित किया, यानी जो शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी इसने कई कारणों को प्रभावित किया। कैसे और किस तरीके से प्रभावित किया? अब जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे आप ये समझिए कि जैसे मौर्य युगीन समृद्ध पृष्ठभूमि, यानी मौर्य युगीन जो समृद्ध पृष्ठभूमि के जो लोग थे, जो कृषक हुए एवं जो शिल्प अधिदेश हुआ, 100 ईस्वी में मानसून के ज्ञात, यानी जब शहरीकरण की जब प्रक्रिया तेज हुई, शहरीकरण की प्रक्रिया जब तेज हुई तो लोग क्या हो गए, शहर में आने लगे। और जब शहर में आने लगे तो शहर में तो कृषि होगा नहीं, कृषि होगा नहीं, तो कृषि होगा नहीं, तो कृषि जब नहीं होगा तो शहरों पे, ये जो शहर है ये किस पर निर्भर होंगे, ये गांव पे निर्भर होंगे। गांव पे निर्भर है, और गांव में वे व्यक्ति, वे समुदाय जो क्या है, कृषक है, वो क्या आर्थिक रूप से क्या मजबूत होगा। अब आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो शहर के जितने लोग हैं इनको पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो शिल्प उत्पादन लोग हैं, जो शिल्पी हैं, जो शिल्पी उत्पादन लोग हैं, उनको भी क्या शिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन हुए, घड़े हुए इत्यादि चीज़ों के लिए, बर्तनों के अन्य चीज़ों के लिए भी क्या कहीं ना कहीं शहरों के लोगों को गाँव के लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और ये भी क्या आर्थिक रूप से ये दोनों क्या मजबूत होंगी, ये दोनों आर्थिक रूप से क्या या मजबूत होंगे। तो कहीं न कहीं शहरीकरण की प्रक्रिया ने बड़े पैमाने पर कृषि और शिल्पों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, क्योंकि जब धीरे-धीरे ये सारे शहर में जाए, शहर में अब संभव तो है नहीं कि कृषि हो सके। अब जो लोग कृषि कर रहे हैं, गाँव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रह पा रहे हैं, जो खेती कर पा रहे हैं, वो अब आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आप एग्ज़ाम्पल तो समझे, जैसे मान लीजिए ये क्या ये खेत है, अब ऐसा मान लीजिए ये खेत है, ऐसा मान लीजिए कि ये खेत है। मान लीजिए ये एक आपका क्या खेत है, ठीक? ये खेत मान लीजिए। अब ये आपका जो है मान लीजिए खेत है, तो मान लीजिए ये खेत का ये व्यक्ति और ये जो दूसरा हमारा ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये दोनों क्या ये जो है, और ये जो हमारा ये वाला व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति, ये और ये शहर चले गए। क्या हुए? शहर चले गए। अब जब शहर जाके वहाँ रहने लगे तो अब इनकी जो भूमि थी, इनकी जो भूमि थी, अब क्या होता है, प्रतिभूमि हो गए, प्रतिभूमि हो गए। अब क्या होगा, अब इसका लाभ कौन उठाएंगे? इस खड़े भूमि का जो लाभ है ये दोनों उठाएंगे, और इसका भूमि का लाभ ये उठा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अब ये जो दोनों है, अगर ये तीनों जो है अगर शहर में जाकर रहने लगे, परिवार के साथ जाकर शहर में रह रहे हैं, तो इनके कृषि भूमि का लाभ ये उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्पादन करेंगे, उत्पादकता ज़्यादा होगी, तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये मजबूत होंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, अब जब सारे के सारे लोग जब गांव से जब शहर में जब जा रहे हैं, शहर में जब जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जब शहर में जा रहे हैं तो शहर में अनाजों की मांग बढ़े, कृषि वस्तुओं की मांग बढ़े, तभी क्या आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं के शहरीकरण की जितने भी प्रक्रिया थी, इसने बड़े पैमाने पर क्या किसानों को, शिल्पों को एक तौर पर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से मजबूत बनाया। तो ये इसमें बताने इसके एक प्रभाव देखने को आपको मिलता है। तो आप लिख सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में कोई भी वंश रहा, चाहे कुषाणों के बारे में पूछ ले, चाहे सातवाहनों के बारे में पूछ ले, चाहे शुक के बारे में, शुंगों के बारे में पूछ ले, शकों के बारे में पूछ ले, चेर, चोल, पांडे, किसी के बारे में कुछ भी पूछ दे, कुछ भी ना मालूम है, भौगोलिक क्षेत्र डालिएगा। हाँ, भौगोलिक क्षेत्र में कुषाण उत्तर भारत तक थे, चेर, चोल, पांडे सुदूर दक्षिण में थे, सातवाहनों का नियंत्रण वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में था, इत्यादि इत्यादि। शकों का शासन गुजरात तक के क्षेत्रों में था, इत्यादि। आप क्या कीजिएगा, ऐसा केवल टॉपिक डालिएगा, भौगोलिक क्षेत्र डाल दीजिएगा, कुछ नहीं मालूम उसके बारे में पूछा गया, लिख दीजिए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर क्या है, हमको जानकारी मिलती है, बड़े बड़े 60 से अधिक नगरों की समकालीन साइज से हमको जानकारी मिलती है। उत्तर दक्षिण भारत में कुछ नगरों की उल्लेख कर दीजिए, बता दीजिए इसका क्या प्रभाव हुआ। इसका प्रभाव किसानों पर हुआ, उत्पादन होने लगा ज़्यादा, भूमि उनको ज़्यादा मिलने लगी, इत्यादि इत्यादि चीज़ें अगर आप लिख देंगे अर्थव्यवस्था में, तो भी अगर
अर्थव्यवस्था में लिख देंगे। अगर यदि किसी के बारे में पूछा होगा तो अगर 10 नंबर का है तो 2 नंबर तो इसी टॉपिक को लिखने से मिल जाएगा, बाकी 8 नंबर जो है अन्य टॉपिक को हम लिखेंगे तो मिल जाएगा। तो अर्थव्यवस्था इस वजह से बता रहा हूँ। अब इतना आपने चीज़ों को पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, भौगोलिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था डाल दीजिए, लिख दीजिएगा इन सभी चीज़ों के बारे में कि मौर्योत्तर काल में जितने भी वंश है, चाहे कुषाण हो, चाहे सातवाहन हो, चेर हो, चोल हो, पांड्य हो, कोई भी हो, 60 से अधिक हर समय में इस समय बड़े बड़े नगरों की हमें जानकारी मिलती है। कुछ नगरों के नाम डाल दीजिएगा और लिख दिया अर्थव्यवस्था में। पूछेगा सवाल तो आप लिख सकते हैं। अब इसको याद करने की जरूरत है नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपका जो शॉर्ट्स जो क्वेश्चन होगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो ये आपको 120 से 150 शब्द में जो लिखना रहता है और ये जो 250 शब्द में लिखना रहता है, अब ये क्या आपके लिए प्रॉब्लम नहीं देगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें 6 नंबर, इसमें 10 नंबर आप पा सकते हो, आराम से पा सकते हो। एक टॉपिक लिख दिए, फिर दूसरा टॉपिक क्या लिख देंगे, समाज को लिख देंगे, तीसरा प्रशासन को लिख दें, धर्म को लिख देंगे, आपको नंबर मिलेगा। याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जो आप फैक्ट याद कर रहे हो, जो डाटा आप याद कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट याद कर रहे हो, लिखते चल जाओ, डाटा फैक्ट कॉन्सेप्ट बीच में डालते जाओ, आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आपने इतना अच्छा कंसाइज यानी इतिहास में हर पक्ष को बताया, आर्थिक पक्ष को बताया, सामाजिक पक्ष को बताया, राजनीतिक पक्ष को बताया है, फैक्ट भी है, डाटा भी दिए, प्लस सब चीज दिए, तो एग्जामिनर नंबर देगा आपको और याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप पैटर्न को फॉलो करो, जो पैटर्न उसी के आधार से पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा खासा एक नंबर मिलेगा, एक अच्छा खासा आपको वेटेज मिलेगा पेपर में। ठीक है, अगर इस चैनल से किसी भी प्रकार का यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो मैं हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करता हूँ, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, बनाया हूँ आप लोगों के लिए, इससे ही मैं पढ़ाता हूँ। और हाथ जोड़ के एक निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट, देखिए डाउट कुछ भी हो, यदि ना समझ में ना तो कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा। आप हमारे और आपके बीच में जो लाइव क्लास चलती है डेली शाम 7 बजे, इससे आप इंटरेक्टिव रहिए ताकि आप भी चीज़ों को समझ सके, हम भी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, आपकी समस्याओं को हम समझ सकें, आपकी चीज़ों से मतलब है। और आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। लाइव चैट में है तो लाइव चैट में कमेंट कीजिए। यदि रिकॉर्डेड वीडियो 2 3 4 6 महीने बाद देख रहे हैं, दिन बाद देख रहे हैं, तो आप जो है कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे और चीज़ों को जान लीजिए। देखिए और एक बात जान लीजिए, इसी समय में 100 ईस्वी में क्या मानसून की जानकारी भी मिलती है। मानसून, आप देखिए मानसून की जानकारी मतलब मानसून यानी वर्षा होगा कि नहीं होगा, सूखा हो रहेगा कि नहीं रहेगा, ठंड कम ज़्यादा इत्यादि की सबकी जानकारी मिलने लगी। जलवायु नहीं, मानसून, मानसून की जानकारी लगी कि बारिश होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, सूखा रहे, मानसून का जब मानसून की जानकारी मिल रही है, मानसून का पता चल जाए तो उसी के अनुसार आप क्या कृषि आप करेंगे। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि इस वर्ष जो है आपका जो है जून से लेके आपका जो है अक्टूबर, अक्टूबर तक क्या है आपका ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश हो, बहुत बारिश होगी, तो क्या आप चावल की तो खेती करोगे ही, डेफिनेटली करोगे, अवश्य करो। ये क्यों करोगे, क्योंकि आपको मालूम मानसून की अगर आपको जानकारी मिल गई कि अक्टूबर से लेके जून तक अच्छा खासा एक बारिश होगा, तो चावल की खेती करोगे, तो इससे क्या आप कृषि के रूप में आप आर्थिक रूप से और क्या मजबूत होगे, आप और ऊपर जाओगे। तो उस समय मानसून की जानकारी जब 100 ईस्वी में पता चल गए तो लोग और मजबूत हुए इस शासनकाल में, इस क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, अब हिप्पोलस नामक नाविक जिसने कुषाणों, सातवाहनों, शकों तथा संगम काल के लंबे समय तक कुछ राजवंशों का शासन उसने बताया है। रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण था। और ये भारत, जैसे हमारा ये जो भारत है ना, मैं एग्जांपल तौर पर बता दूं, ये हमारा जो है मान लीजिए भारत है, आप ऐसा समझिए। अब ये जो है हमारा भारत है, तो ये जो रेशम मार्ग होता था जो मध्य से ऐसा जाता था, इस पे कुषाणों का क्या नियंत्रण था, यानी कुषाणों का क्या नियंत्रण था, कुषाणों का क्या, कुषाणों का नियंत्रण था, इस पे कुषाणों का नियंत्रण था। और कुषाणों का जो कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, जो कि मध्य एशिया से जाया जाता था, इसलिए कुषाण आर्थिक रूप से मजबूत थे, यानी उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और सोचो, जिसके पास पैसे की कमी नहीं तो क्या होगा, पैसा है तो सेना है, सेना है तो विशाल साम्राज्य है,
विशाल साम्राज्य है, साम्राज्य है, विशाल साम्राज्य है तो क्या सब कुछ है, तो पैसा ही सब कुछ था। अब पैसा कहाँ से आएगा, जैसे कि उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, यानी अगर आपका उपजाऊ क्षेत्र पर यदि आपका नियंत्रण है, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे देखिए जो हमारा गंगा घाटी का मैदान है, अगर आप गंगा घाटी में चल जाए, जैसे जहाँ गंगा नदी है, यमुना नदी, अगर वहाँ पे एक मुट्ठा गेहूं भी अगर फेंक देना तो उसमें आपको इतना अनाज मिलता है जितना किसी एक विकसित देश में यूरिया डाई और खाद डालने पर भी नहीं मिलता है। तो जिस भी देशों का इन सभी क्षेत्रों में उत्तर भारत में जिनका नियंत्रण रहा, वो क्या आर्थिक रूप से यानी पैसे से बहुत मजबूत थे, और जिनके पास पैसे रूप से मजबूत थे उनके पास स्वाभाविक से विशाल सेना, विशाल साम्राज्य इत्यादि था। जैसे मगध, मगध क्यों न तखत होता अपने 16 महाजनपदों में, वजह वजह एक ही था, इन क्षेत्रों में क्या उसका नियंत्रण था, अच्छा खासा उपज होता था, अच्छा खासा पैसा था, पैसा था तो विशाल सेना, विशाल साम्राज्य, सेना होगा तो युद्ध करेगा, विशाल साम्राज्य का विस्तार कर लेगा, इत्यादि इत्यादि। तो इस समय भी जो कुषाण थे इनका क्या रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, ये जो रेशम मार्ग पर था क्या इनका नियंत्रण था, इसके साथ अन्य चीजों पर भी नियंत्रण था। कई कारणों की वजह से क्या ये जो कुषाण थे इनका नियंत्रण था और आर्थिक रूप से मजबूत थे, अन्य चीजें थी, इसलिए कुषाण इन्हें क्या प्रभावित और शक्तिशाली के रूप में ये क्या जो हमारे कुषाण हैं ये रहे। तो अब आप ये जो मैंने बताया कि कुषाणों का रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, अब कुषाणों का रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, इसलिए ये क्या ये मजबूत है। ये क्या है आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसका रेशम मार्गों पर नियंत्रण था। ऑप्शन ए सातवाहनों, ऑप्शन बी शको, ऑप्शन सी कुषाणों, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कुषाण होगा, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग का एक लाइव कमेंट पढ़ लूँ, किसी का कोई डाउट है मैं जरा देख लूँ, एक सेकंड रुके रहिए। चलिए ठीक है, किसी का कोई भी कमेंट नहीं, आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप आगे देखिए, आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार के साथ साथ देखिए इस समय जो क्या था दो तरह के व्यापार पाए थे, एक आंतरिक व्यापार एक बाह्य व्यापार। अब सवाल होता है आंतरिक और बाह्य व्यापार में, बाह्य व्यापार का मतलब हुआ कि भारत से व्यापार, जैसे मैं मैप बना के हमेशा आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए भारत, अब भारत अगर हमारा ये है, ठीक है, मान लीजिए भारत है, तो आंतरिक व्यापार के अंदर जैसे भारत के अंदर ही व्यापार हो जाना, जैसे भारत के अंदर जैसे पंजाब से मान लीजिए नागार्जुन कोंडा तक व्यापार होना, नागार्जुन कोंडा से मान लीजिए आपका जो है अमर अमरावती में व्यापार होना, या यहाँ से लेकर सूरत के क्षेत्र में इधर व्यापार, यानी आंतरिक व्यापार यानी देश के अंदर ही क्या आप व्यापार होना, आपस में ही व्यापार होना। बाह्य व्यापार का मतलब जैसे बाहर जैसे हमारे देश का किसी वंशों का किसी शासकों का क्या व्यापार किधर हो रहा है, बाहर हो रहा है, बाहर किसके साथ व्यापार हो रहा है, बाहर जैसे कि हम ले लेते हैं रोम के साथ व्यापार होना, जैसे कुषाणों का व्यापार जो होता था रोम के साथ होता था, रोम साम्राज्य के साथ होता था। आप यहाँ देखिए आंतरिक बाह्य व्यापार के साथ साथ को लेकर विशेष तौर पर चल रहे थे, मुख्यतः रोम के साथ व्यापार एवं रेशम के परागन व्यापार के कारण रोम के पास निर्यात की प्रमुख वस्तुएं जैसे मसाले, कपड़े, हाथी दांत, मोती एवं अन्य विलासिता संबंधी वस्तु, यानी रोम से क्या निर्यात किया जाता था, यानी रोम से हम क्या करते थे बहुत सी चीजों के क्या निर्यात करते थे, हम रोम को बहुत सी चीज़ों को क्या निर्यात करते थे, यानी हम अपने देश से बहुत सी चीज़ों को क्या करते थे रोम में देते थे, रोम को हम क्या देते थे मसाले देते थे, मोती देते थे, हाथी दांत देते थे, हाथी दांत देते थे, और क्या देते थे कपड़े देते थे इत्यादि। क्या हम रोम को बेचते थे, हमारे देश से सारे ये चीजें क्या होते थे, ये रोम पर रोम को एक साम्राज्य होता, एक साम्राज्य होता था उसको बेचा जाता था, उसको हम क्या करते थे देते थे, किसको देते थे हम रोम को देते थे, जबकि रोम हमें क्या देता था, रोम के क्या देता था, रोम से आयात, रोम से क्या आयात होता था, और रोम हमें क्या देता था, रोम से हमें आता क्या था, रोम से हमें आता था शराब,
शराब हो गया, आपका शराब हो गया, दो हत्थे कलश हो गया, दो हत्थे कलश हो गया, दो हाथ वाला कलश ऐसे समझ लीजिए, दो हत्थे कलश हो गया। आ- आरोटाइन मिट्टी के बर्तन हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, मिट्टी के बर्तन, ये आरोटाइन है, आरोटाइन, आरोटाइन मिट्टी के बर्तन हो गया। इसका क्या हमारे यहाँ क्या इसका निर्यात होता था, मैं इसको अच्छे से लिख दूं, आरोटाइन, आरोटाइन मिट्टी के बर्तन हो गया, इत्यादि चीजों का क्या हम निर्यात करते, निर्यात निर्यात ना आयात करते थे। आयात यानी आना, निर्यात यानी जाना, आयात यानी हम उन देशों से क्या इन चीजों का आयात करते थे, यानी हमारे देश में क्या ये सारी सारी चीजें आती थी। तो हम देते थे मसाले, मोती, हाथी दांत, हाथी दांत कपड़ इत्यादि से लेते क्या थे, शराब, दो हत्थे कलश इत्यादि क्या हम देते थे। फिर भी जो व्यापार संतुलन था भारत के पक्ष में था। एक व्यक्ति थे, देखो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री ने यह उल्लेख किया कि रोम अपना सारा सोना, ये आप कथन को जरा कोट कीजिए, मैं लिख दूं, प्लिनी 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 नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री ने उल्लेख किया कि रोम अपना सारा सोना भारत पर लुटा रहा है। ये आप इस चीज को आप नोट कीजिएगा, आप इस चीज को क्या आप नोट कीजिएगा कि प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक कथन कहा कि क्या कि रोम अपना सारा सोना क्या भारत पर लुटा रहा है। इस चीज का आप क्या नोट कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जरूर, ठीक है। आप इसको लिए कि प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री ने यह कहा कि रोम अपना सारा का सारा सोना किस पर, भारत पर लुटा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक बात जानिए, रोम के सर्वाधिक सिक्के जो थे, यानी रोम के जितने भी सिक्के थे वो क्या रोम के जितने भी सिक्के थे, सर्वाधिक सिक्के क्या हमें सुदूर दक्षिण से मिला। अब सुदूर दक्षिण यानी जो हमारा तमिलनाडु और केरला का जो हिस्सा है उसको सुदूर, जो हमारा तमिलनाडु और केरला का जो हिस्सा है जिसको हम सुदूर दक्षिण कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, जो तमिलनाडु और केरला का है, इसको हम सुदूर दक्षिण का हिस्सा करते हैं। तो सर्वाधिक जितने भी सिक्के मिले हैं सब हमें यहीं से मिला। अब यहीं से क्यों मिला, क्योंकि रोम आता था तो व्यापार इधर ही से होता था। जैसे अमरावती हो गया, नागा अर्जुन कोंडा हो गया, ये क्या हुआ, ये जितने भी क्षेत्र हो गए सामान्यतः साउथ इंडिया के क्षेत्रों से होते थे, बंदरगाह रिलेटेड थे, अन्य चीजें थे। ठीक है, थोड़े समय के लिए रेशम का परागण व्यापार चीन जैसे चीन से रेशम का भारतीय बंदरगाह पर आना और रोम के निर्यात होना इत्यादि चीजें होता था, करना था। इस काल में पश्चिमी तट का बंदरगाह भरोचा, सोपारा, मुंजेश्री, यानी कुछ ऐसे बंदरगाह। अब बंदरगाहों के बारे में जान लीजिए, देखिए कुछ बंदरगाह के बारे में जान लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूं, ये मौर्योत्तर काल का अर्थव्यवस्था है। कुछ बंदरगाह का मैं उल्लेख कर दूं, जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ये भारत है। अब जो भारत है तो इसको कहते हैं, यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं भौडोज, ये बंदरगाह है। फिर यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं सोपारा, सोपारा। एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं मुंजरिस, यहाँ पे है मुंजरिस, मुंजरिस। ये क्या है, ये इस तरह की क्या, ये जो हमारा बंदरगाह है। फिर यहाँ पर कोची, कोची कोची एक बंदरगाह है। फिर
आपका यहाँ पर कावेरी पट्टनम है, कावेरी कावेरी पट्टनम हो गया। फिर उसके बाद अरिकमेडु है, अरिकमेडु अरिकमेडु हो गया। फिर मसालिया है, मसालिया है, मसालिया है, मसालिया है। फिर ताम्र लिप्ति है। आप यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पर ताम्र लिप्ति, ये क्या, ये आपके बंदरगाह हैं, तटवर्ती बंदरगाह। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बंदरगाह पूछ सकता है एमसीक्यू के रूप में, या आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं इन बंदरगाहों के बारे में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप ना करें, आप इसे लिखें और आपको इसको विशेष रूप से आप क्या इसे जो है आप ध्यान दें। चलिए, तो इसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इसको जो है अब इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इरेज कर दूं, जरा एक सेकंड रुकिए, इरेज करने थोड़ा सा समय लगता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अब इसको क्या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यह काल बड़ी संख्या में शिल्पों के लिए जाना जाता था, और ये जो काल था मौर्योत्तर काल था। मैं यहाँ लिख दूं 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, लगभग 500 साल। ये जो था ना, ये ऐसा काल था जो किसके लिए, शिल्पों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता था, प्रमुख रूप से शिल्पों के लिए जाना जाता था। मिलिन में 75 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख है, जिसमें 8 का संबद्ध धातु सहज, कई स्थल कई अलग अलग स्थलों से शिल्पों के लिए विख्यात, जैसे अरिकमेडु, परिची, मथुरा, सारक के लिए नामक वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। इसका आप विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर लौह शिल्पों का भी निर्माण पाया गया है। इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर लौह शिल्पों का निर्माण पाया गया है। इसके साथ साथ शिल्पों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था, और मौर्योत्तर काल से बड़ी संख्या में भी शिल्पों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कुषाणों, सातवाहनों एवं सुदूर दक्षिण में तांबे के सिक्के बहुतायत में मिलते हैं, जो आम लेन देन में अर्थव्यवस्था के प्रचलन में का सूचक है। इन सब चीज़ों को जान लीजिए, यानी जो अब इस ये काल तक आते आते, चाहे शक हो, चाहे शुंग हो, चाहे सातवाहन हो, चाहे कुषाण हो, चाहे कोई भी हो, कोई तांबे का तो कोई तांबे का तो कोई सोने का, यानी किसी न किसी धातु के सिक्के का प्रयोग करने चालू कर दिए थे। और इस समय धातु शिल्प बड़े पैमाने पर था। यहाँ पे जो भी कुछ होता था बड़े पैमाने पर क्या धातुओं से ही होता था, धातु ही सब कुछ था। धातु के सिक्के, धातु के बर्तन, धातु के औजार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाते थे, और कृषि में लोहे का प्रयोग होना इत्यादि चीजें क्या इसकी विशेषता थी। तो इस मौर्योत्तर काल में एक बात याद रखिए, ये जो समय रहा, ये चैप्टर में यहाँ पर धातु का विशेष रूप से प्रयोग, यानी धातु का विशेष रूप से क्या, धातु का विशेष रूप से क्या इस समय जो था प्रयोग हो रहा था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप दे दें, सातवाहनों ने तांबा, सीसा एवं प्रोटीन नामक धातु के सिक्के जारी किए। यानी जो सातवाहन थे, इन्होंने क्या, तांबा हुआ, सातवाहन में लिख दूं सातवाहन, इन्होंने तांबा, सीसा, ये धातु था, सीसा मतलब वो सीसा नहीं, सीसा। फिर प्रोटीन, प्रोटीन नामक
धातु के सिक्के जारी किए। आप इसको नोट कर सकते हैं कि सातवाहनों ने तांबा, सीसा और जो है आपका जो है इसका प्रोटीन नामक क्या धातु के सिक्के जारी किए। ये सातवाहनों ने अपने शासनकाल में किया। ये आपका इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था। अब आ जाइए इसी हिसाब से आपका जो मौर्य काल अर्थव्यवस्था है, इसमें आपने इन सभी चीजों के बारे में मैंने बताया। ये भी जो है आपका मौर्यकालीन मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था में आता है। मौर्य नहीं, मौर्योत्तरकालीन क्या अर्थव्यवस्था में आता है। अब इसी के अनुसार मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था क्या अब समाप्त हो गया। अब मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था क्या समाप्त हो गया। अब चलते हैं मौर्योत्तरकालीन समाज के बारे में। देखिए मौर्योत्तर कालीन समाज हो गया। चलिए अब आगे देखिए। अब मौर्योत्तर कालीन समाज है ना, हाँ चलिए ठीक है। अब मौर्योत्तर अब ये मैं क्यों बता रहा है, पहले मैं अर्थव्यवस्था पर। अब अर्थव्यवस्था में किसी भी देखिए मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ये जो 4th चैप्टर है जिसमें 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक है, इसमें आपने कई सारे पहले दूसरे चैप्टर में उन सभी वंशों के बारे में बताया। अगर उन वंशों से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, अगर लॉन्ग में शॉर्ट में देगा लिखने के लिए, तो पहले उनका भौगोलिक क्षेत्र बता दीजिए कि इनका शासन यहाँ पर था। उसके बाद कुछ मत कर दीजिए, अर्थव्यवस्था डाल के ये सभी चीज़ों का प्रयोग कर दीजिएगा। तो बड़े बड़े शहरों का हमको जानकारी मिलता है। उसके बाद सिक्कों का बड़े पैमाने पर उपयोग मिलता है। कुछ बंदरगाह थे, इस रोम से हमारा इस चीज़ों का क्या कोई भी शासक था ये चीज़ें खरीदते थे, ये चीज़ें बेचते थे। आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था। तांबे के बड़े पैमाने पर सिक्कों का हमें प्रयोग हुआ, सोने के सिक्कों का प्रयोग मिला। अर्थव्यवस्था में आप इतना लिख सकते हैं। आप लिख देंगे 10 नंबर का है, एक टॉपिक लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर क्या कीजिएगा, आप समाज डालिएगा, मौर्योत्तरकालीन समाज के बारे में डाल दीजिएगा। जैसे ये मौर्योत्तर की आप लिख सकते हैं शुंगकालीन समाज कैसा था, या कुषाणों का समाज कैसा था, कुषाणों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आप बस मौर्य के कभी अगर कुषाणों पूछा तो कुषाणों को लिख देंगे, सातवाहन का पूछा तो सातवाहन डाल देंगे, शुंग पूछा तो शुंग डाल देंगे, चेर पांड्य चोल पूछा तो वो डाल देंगे। आप ऐसे सबका एक ही चीजें हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग है। जो चीजें जिसके बारे में अलग थे मैं उसको फैक्ट और डाटा के रूप में लिखवा दूंगा। वो क्या आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो सबके लिए समान होगा। आप जब उसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। लॉन्ग शॉर्ट प्रश्न पूछा तो कुछ नहीं, आराम से भौगोलिक क्षेत्र, मौर्योत्तर काल अर्थव्यवस्था डाल दीजिए। अब दूसरा टॉपिक डाल दीजिए मौर्योत्तर कालीन समाज। मान लीजिए कुषाणों को पूछ जाए कि कुषाणों के बारे में संक्षिप्त में निबंध लिखें, या कुषाणों के बारे में संक्षिप्त से बताइए, तो भौगोलिक डाल दीजिएगा कि चलिए कुषाण उत्तर भारत में, अर्थव्यवस्था में डाल दीजिएगा इनके शासनकाल में भारत में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े शहरों का जानकारी मिलता है। इस काल में शहरीकरण की प्रक्रिया हुई। उसके बाद यहाँ इनके शासनकाल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार मिलता था। बाह्य व्यापार जैसे हम रोम से करते थे, रोम के से हम क्या लाते थे, रोम से जो है हम शराब लाते थे, 2 हत्थे कलश रहते थे, आयरस्टेन मिट्टी के बर्तन लाते थे। जबकि हम निर्यात क्या करते थे, जैसे मसाले हो गए, कपड़े हो गए, हाथी दांत हो गए, मोती हो गए, हम उनको बेचते थे। उसके बाद कुछ बंदरगाहों का ऐसा उल्लेख कर दीजिएगा। फिर आप बता दीजिए यूरोप में एक व्यक्ति थे जिनको कहते हैं यूरोप अपना सारा सोना भारत पर लुटा रहा था। अर्थव्यवस्था में इतना लिख दिए कुषाण में, ठीक है, एग्जामिनर नंबर देगा। उसके बाद फिर लीजिए कुषाण कालीन समाज लिख दीजिए। अब समाज में क्या लिखेंगे मैं भी आपको बता रहा हूँ। फिर समाज जब लिख देंगे तो धर्म लिखिएगा, फिर प्रशासन राजनीति लिखिए। ऐसा लिखेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपको 10 में से 9, 8, 7 आपको जैसा लिखेंगे, जैसे आपकी हैंड राइटिंग रहेंगे, जितनी कम अशुद्धियाँ रहेंगी, लिखने में अशुद्धियाँ ना होना, मात्रा का गलती ना होना, हैंडराइटिंग अच्छा होना, तो इसके आधार पर क्या आपको अच्छा खासा जो है एग्जामिनर नंबर देगा। आप रटिए मत, चीज़ों को बस समझ रखिए। हाँ कि इस इतने 500 साल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन थे, सबका क्या एक जैसा चीज़ें था, पूछ दे तो चुपचाप उसको लिख देंगे। अंत में हम बताएंगे कि आंसर राइटिंग भी कैसे करेंगे, तो कि आप आसानी से जो आपका 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा, उस 100 में से 90 प्लस 95 नंबर आप आसानी से टारगेट कर सकें। यूपी बोर्ड आपका जो बोर्ड का पेपर है, ये मेरा उद्देश्य है। तो आप इस तरह से चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस चीज़ें आपको समझ में रहेगी।
आप चीज़ों को समझ के जाएंगे ना तो आप लिख पाएंगे। याद करके जाएंगे 500 शब्द याद किए, 250 भूल गए, 250 याद है तो उसमें भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसा चीज़ें याद रहेगा तो आप तो लिख लेंगे ना। आप बस क्रम याद रखिएगा। किसी भी कालखंड किसी भी चैप्टर पढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ा, ठीक, समाज में क्या पढ़ा, समाज में धर्म के बारे में क्या पढ़ा, फिर उसके बाद देखिएगा कि प्रशासन में क्या पढ़ा, इन सभी चीज़ों का भी लिख देंगे उसका नाम डाल डाल कर, तो भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपका कोई डाउट है तो डाउट पहले आप हमें बता दीजिए, कमेंट हम आपका पढ़ लें, उसके बाद हम जो है मरणोत्तरकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपसे कहूँगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ आपको समझ दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आप इसी के साथ आपका क्या हैंड रिटन नोट्स आपका तैयार होता जाएगा और हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका कमेंट पढ़ूँ, कमेंट पढ़ने के बाद जो है इसको मरणोत्तरकालीन समाज का हम स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले कमेंट पढ़ लो आप लोगों का। चलिए कुछ नहीं, अब देखिए मरणोत्तरकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई कमेंट नहीं। अब चलिए देखिए, बुद्ध कालीन की तरह ही इस काल में भी वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का आधार रहा। यानी आप समाज में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए समाज में क्या पढ़ेंगे, मैं संक्षिप्त बता दूं। जैसे समाज में हम पढ़ेंगे, वर्ण को पढ़ेंगे, जाति को पढ़ेंगे, धर्म को पढ़ेंगे, कला को पढ़ेंगे व संस्कृति पढ़ेंगे। ठीक है, इस सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अन्य चीज़ों को देख लेंगे, जैसे मूर्ति पूजा हुआ, कर्म कांड हुआ, पुरोहितवाद हुआ, अंधविश्वास हुआ, अन्य चीज़ों को क्या देख लेंगे। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों को देखेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जाति में उपजाति जितने इन सबको देखेंगे। धर्म में उस समय कितनी धर्म थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको देख लेंगे। कला संस्कृति में क्या देखेंगे, यहाँ लिख दूँ, कला व संस्कृति में क्या देखेंगे। कला और संस्कृति में जैसे हमारा हो गया, मूर्ति कला हो गया, स्थापत्य हो गया, फिर उसके बाद अन्य कला हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इत्यादि को देखेंगे। कला देखेंगे, संस्कृति उनकी किस तरह की थी, वेशभूषा, भाषा, खान पान, पहनावा, विचारधारा, इस सभी चीज़ों को क्या समाज में देखेंगे। और इस समाज में 500 साल का जो समाज है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी चीज़ों को जो है हम देखेंगे। यदि इस 500 साल के बारे में कुछ भी पूछ देगा तो हम आसानी से उसके बारे में, टॉपिक के बारे में हम आसानी से लिख लेंगे, आसानी से जान लेंगे, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम हो ही ना। मैं हमेशा कहता हूँ रटने की नौबत ही ना आए। आप अगर किसी के बारे में पूछ दिया, नहीं आ रहा है, समाज डालो, वर्ण जाति धर्म ये भी लिख दोगे ना तभी एग्जाम में नंबर देगा। क्यों नहीं देगा भाई। आपने इतिहास पूछा, इतिहास में क्या ये बताएंगे क्या कि चलो महाराणा प्रताप गए थे 82 किलो का भाला लेकर। हमेशा थोड़ी ना कि हमेशा इतिहास का मतलब युद्ध ही बताएं कि युद्ध लड़ाई कब लड़ा गया था, ये लड़ाई कब लड़ा गया था, उसने ये क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा था। हमेशा इतिहास का मतलब थोड़ा ना है। इतिहास का मतलब ही बता सकते हैं उस समय समाज कैसा था, जाति था कि नहीं था, वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था, धर्म था तो कौन से धर्म थे, क्या उनकी विचारधारा थी, संस्कृति कैसा था, नृत्य कैसा था, मकानों के घर कैसे थे, लोग की विचारधारा कैसी थी, वेशभूषा कैसी, इत्यादि भी लिख दें तो भी एग्जाम में नंबर देगा। इसलिए मैं कहता कैसे टॉपिकों को पढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था जानो, समाज जानो, धर्म जानो, राजनीति जानो, सभी चीज़ों को जानोगे तो किसी भी टॉपिक बारे में कुछ भी पूछ देगा तो आप आसानी से लिख लोगे। याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से लिख सकते हो। तो कोई प्रश्न ऐसा भी आगे जो नहीं पढ़े फिर भी ऐसा करके आप आसानी से लिख सकते हो। बस समय याद रखें, किस समय से इस समय से लेकर इस समय तक, यानी 500 साल में ये चीज़ें थे, फिर 500 साल बाद हम पढ़ेंगे तो चीज़ें बदल गई, फिर 500 साल बाद चीज़ें बदलती रहती हैं। तो 2 साल में क्या हुआ, 300 साल में क्या हुआ, 1000 साल में क्या हुआ, अभी चीज़ें अपने दिमाग में बस रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको जो है प्यार से इसको मैं इरेज कर दूं आप लोगों के लिए। और जो है आप लोग जो कि आप लोग बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली कक्षा
9वीं से लेके 12वीं तक, यानी कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक लाइव क्लास चलाई जाती है। अभी वर्तमान समय में कक्षा 12वीं का शाम 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास चलता है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। कक्षा 12वीं न्यू अपडेटेड क्लास है, न्यू पैटर्न पर आपका जो है ये क्लास है। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, आप हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। इस पर आपको हर तरह की सुविधा दी जाती है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है हम आगे चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, तो बुद्ध काल की तरह ही, यानी जो मौर्य काल की तरह भी इस काल में भी वर्ण व्यवस्था का आधार जो रहा वो क्या था, जन्म रहा है। यानी कोई व्यक्ति क्या काम करेगा, राजा काम करेगा कि पूजा पाठ का काम करेगा कि अन्य चीजों का काम करेगा, इसका जो आधार रहा वो आधार क्या रहा, वो जन्म रहा कि जो व्यक्ति जिस जाति में जिस वर्ण में जन्म ले वही कार्य करेगा, अपने वर्ण व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, इत्यादि चीजें नहीं कर सकता है। अब आगे देखिए, शुंग एवं सातवाहनों शासकों का वर्ण आश्रम व्यवस्था का संरक्षण माना जाता है। यानी जो सातवाहन थे और जो शुंग थे, यानी मैं लिख दूं नाम, सातवाहन, ये वाहन नहीं, गाड़ी वाला वाहन नहीं, सातवाहन और शुंग, शुंग जो थे ये वर्ण व्यवस्था के क्या, ये ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के क्या संरक्षण थे। यानी इन्होंने अपने समय में जो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था थी, जो सनातन धर्म था, इसको बड़े पैमाने पर इन्होंने संरक्षण दिया। ये मानते थे हाँ कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, इत्यादि चीजें सही है, ये ईश्वरीय है, अन्य चीजें हैं, इन्होंने संरक्षण दिया। और बड़े पैमाने पर जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता है, अन्य चीजें, उसका संरक्षण किया। क्योंकि जिस समय ये थे उससे पहले, क्योंकि भारत में दो धर्म, एक बौद्ध धर्म एक जैन धर्म, वहां पर क्या इससे टकराव रहा था। जैसे बौद्ध और जैन, ये जो होना था क्या, ये ब्राह्मण धर्म के उस समय कठोर आलोचक रूप में हो गए थे। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म बोलता था कि मूर्ति पूजा करना ही नहीं है, बात खत्म। जैन धर्म भी बोलते थे, जबकि क्या वर्ण व्यवस्था मूर्ति पूजा, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा थी। हालांकि धीरे धीरे इस समय भी इसमें वर्ण व्यवस्था आने लगी, सॉरी वर्ण व्यवस्था नहीं, इसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा इसमें भी आने लगी। लेकिन इन्होंने अपने शासन काल में क्या किया, ब्राह्मण धर्म को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया। और यही कारण है कि आगे समय, आने वाले समय में इस धर्मों में, यानी बौद्ध और जैन धर्म में जब बुराइयां आ जाती है, जिनके विरुद्ध महावीर, जैन स्वामी और गौतम बुद्ध स्वामी ने जो आवाज उठाई थी, और यही एक कारण रहा कि धीरे धीरे भारत में ये लुप्त हो जाते हैं। हालांकि यहाँ बहुत कम है और बाद में इनको संरक्षण भी नहीं मिल पाता है, और आगे चल के इनमें भी वो बुराइयां जो थी, कुछ भी थी, बाद में ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं, बाद में तीनों एक ही जैसे हो जाते हैं। पहले समझ लीजिए जैन धर्म ऐसा था, बौद्ध धर्म मान लीजिए ऐसा था, ठीक है, और हिंदू धर्म ऐसा था। एक समय बाद क्या हो गया, तीनों एक जैसे हो जाएंगे। अब तीनों क्या ऐसे हो गए, ऐसे, अब तीनों एक जैसे होंगे। अब बताओ कौन जैन धर्म में, कौन बौद्ध धर्म में, नहीं, तीनों अब एक हुए। पहले तीनों अलग अलग तरह के लगभग थे, अब तीनों क्या एक जैसे हो गए। सॉरी, इसको मैं कर दूं, ये जो था आपका ऐसा कर दो, ऐसा, ये लगभग एक जैसे ही हैं आपके दोनों, ठीक है। और ये अलग था, अब क्या तीनों एक जैसे ऐसे हो गए, तीनों हो गए। तो इनको भाई साहब को संरक्षण नहीं मिला, इनको संरक्षण मिला, तो वर्तमान में है ये बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं मिला, जैन धर्म को संरक्षण नहीं मिला। इनको आने वाले इनको ना इस सातवाहनों ने संरक्षण दिया, शुंगों ने संरक्षण दिया, आने वाले समय और लोगों ने संरक्षण दिया, और बाद में तीनों एक ही जैसे हो जाते हैं। पहले ये तीनों अलग अलग थे, ये कुछ और बोलते थे, कुछ और बोलते थे, लगभग ये दोनों एक जैसे थे। यानी जैन और बौद्ध धर्म लगभग एक ही जैसे थे। ये बोलते थे मूर्ति पूजा नहीं करने का, कर्म कांडने के नहीं बोलते थे, मूर्ति पूजा नहीं करने कर्म कांडने बोलते थे, बोलते नहीं तीर्थ यात्रा कर्म करने का। आगे चल के तीनों एक जैसे हो जाते हैं। तीनों में ये भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये भी क्या है, बौद्ध धर्म भी तीर्थ यात्रा, हिंदू धर्म भी तीर्थ यात्रा, जैन धर्म भी तीर्थ यात्रा। बाद में तीनों एक जैसे हो जाते हैं, तो इनको जो है संरक्षण तो मिलता है, लेकिन इनको और इनको संरक्षण नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे क्या ये भारत से समाप्त होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि सब एक ही जैसे तब उस समय हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो आप नोट कीजिएगा कि जो समाज में कि जो सातवाहन थे, शुंग थे, इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण वर्ग था इसके क्या संरक्षक रहे हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर इसका संरक्षण किया। ठीक है, इन्होंने क्या इसका संरक्षण किया। चलिए, विदेशी राजवंशों के अध्ययन छत्री के रूप में भारतीय वर्ण व्यवस्था के रूप में समाहित संगम साहित्य से सुदूर दक्षिण में वर्ण व्यवस्था का माध्यम ब्राह्मणों का समान उल्लेख है। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा मदिरा सेवन का भी उल्लेख मिलता है। यानी उस समय कुछ ऐसे तत्कालीन साहित्य थे जिनके माध्यम से जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे, जो दक्षिण भारत के जो सुदूर दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे, इनके द्वारा मदिरा सेवन का भी क्या उल्लेख पाया जाता था। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय क्या पाया जाता था। जाति की संख्या में वृद्धि, और इस समय क्या जाति की संख्या में वृद्धि हो गई। अब जातियों की क्या संख्या, मान लीजिए पहले क्या था, अगर 100 जाति था तो अब 200 जाति हो गए या 500 जातियां अब हो गई। ये एग्जाम्पल तौर पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या जातियों में क्या जनसंख्या में वृद्धि हुआ। अब सवाल होता है कि जातियों में कैसे संख्या की वृद्धि हो गई, उसके कई कारण थे। जैसे शिल्पों संख्या में वृद्धि बढ़ी, संख्या में, जैसे शिल्पों में पहले क्या होता था, एक ही व्यक्ति एक ही काम करता था। जैसे बर्तन बना, आप कोई मूर्ति बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, तो बर्तन में कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, कोई लोहे का बर्तन बना रहा है, तो कोई मूर्ति बना रहा है। पहले तो एक ही शिल्प था, पहले तो शिल्प एक ही था, बस बर्तन। अब क्या बोला, कोई मूर्ति बना रहा है, तो कोई जो है कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, तो कोई लोहे तांबे का बर्तन बना रहा है, तो कोई अन्य चीज़ों का निर्माण कर रहा है। तो इतने सारी जातियाँ क्या धीरे धीरे आ गए। लेकिन पहले एक ही काम होता है, शिल्प निर्माण। कि आप किसी चीज़ का निर्माण करते, आप शिल्प का काम करते थे, चाहे वो भवन निर्माण काम कर रहे हो, चाहे मिट्टी बर्तन बना, कुछ भी, तब शिल्प निर्माण एक ही होता था। लेकिन आने वाले धीरे धीरे से कोई लकड़ी काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई बर्तन का कुछ बना रहा है, कोई सोनार का काम करने स्टार्ट करने जा रहा है। पहले शिल्प एक ही होता था, बात खत्म। चाहे तुम चाका का प्रयोग करते, मिट्टी का बर्तन बना, चाहे मकान बना, तब एक ही होता था। लेकिन धीरे धीरे आने पर क्या हुआ, शिल्प ना कई सारी चीज़ों में बट गए, कई सारी चीज़ों में बट गए। कैसे चीज, जैसे कोई सोने का काम करने लगा, कोई लोहा का काम करने लगा, कोई लकड़ी का काम करने लगा, कोई भवन का काम करने लगा, कोई मिट्टी के बर्तन का काम करने लगा, कोई धातु बर्तन का काम करने लगा, कोई अन्य काम करने लगा। सभी सभी को क्या शिल्प में जोड़ दिया गया। तो इतने सारे देखो, पहले एक दो थे, अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इतने सारे हो गए। तो धीरे धीरे क्या संख्या में वृद्धि हुई। पहले था कि पहले सिर्फ एक थे, अब सिर्फ अनेक हो गए, अनेक जातियां आ गई। तो पहले एक आंसर हुआ कि इस शासनकाल में जातियों की संख्या वृद्धि में एक ये कारण रहा। दूसरा क्या कारण रहा, दूसरा कारण ये रहा कि जो विदेशी थे ना वो भारत में आए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत में आए, और भारत में इनके आने से क्या बड़े पैमाने पर क्या इनकी जो संख्या में वृद्धि हुई। अब सवाल होता है भारत में कौन आए, जैसे मैंने बताया ना, शुंग आए, शुंग नहीं सॉरी शक आए। मैंने बताया ना कि भारत में जो है शक आए, इंडो ग्रीक आए, पार्थियंस आए। ठीक है, ये सब धीरे धीरे क्या माइग्रेट करके क्या ये धीरे धीरे क्या अब आने लगे भारत में आकर रहने लगे। तो इनकी भी क्या अपनी एक जाति एक संप्रदाय होने लगी। जैसे विदेशियों को भारतीयों समाज में समाहित करने का कारण, जैसे जो शक थे हमारे, शक हो गए, पार्थियंस हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, इंडो ग्रीक हुए, इनको क्या भारतीय समाज में शामिल कर दिया गया। चलो भाई, तुम 100 साल से रह रहे हो, अब तुमको रहते रहते 300 साल हो गए, तो इनको क्या करने लगा, इनको भारतीय समाज में समाहित कर दिया गया कि तुम भी कोई व्यवसाय खोल दो, तुम भी कोई व्यवसाय करना चालू कर दो, और ये भी क्या भारतीय समाज का एक हिस्सा हो गया। और हमारे भारत जो देश है, इतनी जो विविधता, एक समय ने हमारे भारत में आर्य आए, शुंग आए, शक आए, हमारे भारत में आर्य आए, शक आए, इंडो ग्रीक आए, पार्थियन आए, ना जाने कितने सारे लोग। हम तो कहते हैं कि भारत में मुगल आ गए, इस्लाम धर्म के लोग आ गए, मुगल आ गए हैं। तो मुगल ही नहीं बहुत सारे लोग हैं। आप प्राचीन इतिहास पढ़ के देखो
तो प्राचीन इतिहास से आर्य हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, पार्थियंस हो गए, अन्य फिर उसके बाद मध्य भारत पर तुर्क हो गए, अफगानी हो गए, उसके बाद अन्य मुगल हो गए। मुगल ना जाने कितने सारे लोग हमारे भारत में आके बसे, और भारत इतना विविधता वाला देश हमारा क्या बना। तो विविधता भी अगर इतने देश में है ना, तो प्राचीन समय ना जाने कितने सारे संस्कृति सभ्यताएं धीरे धीरे क्या भारत में आते गए। इसकी वजह से क्या भारत में इतनी विविधता आपको क्या देखने को मिलती है। नहीं तो इतनी विविधता आपको देखने को नहीं मिलती, किसी देश में इतने सारे लोग नहीं। लेकिन भारत की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, अन्य चीजें ऐसी थी प्राचीन समय में कि लोगों को आकर्षित किया भारत में आने के लिए। चलिए ठीक है, अब आइए आगे देखिए। महिलाओं की दशा पूर्ववर्ती काल की तरह ही संभवतः सातवाहन कालीन शासकों के नाम उच्च वर्गीय महिलाओं की स्थिति का आभास। और इस समय भी महिलाओं की क्या जो स्थिति पूर्ववर्ती थे, यानी इस समय भी बाल विवाह होता था, विधवा विवाह पर रोक था, या किसी महिला का यदि पति का देहांत हो जाए तो उसे सती प्रथा के माध्यम से उसे जला दिया जाता था, नहीं भी जलाया जाता था तो उनका सिर मुंडन कर दिया जाता था, सफेद कपड़े पहनना इत्यादि चीजों का क्या इस समय भी उन सभी कृतियों का इस समय अच्छे खासा प्रभाव देखने में मिलता था। इस समय भी महिलाओं की दैनिक स्थिति खराब थी, आज से नहीं कई हजार साल पहले से इनकी स्थिति खराब रही हमारे समाज में। उसके साथ साथ सातवाहनों से इनका क्या था, सातवाहन कालीन शासकों के नाम से उच्च वर्गीय महिलाओं के स्थिति का आभास, यानी सातवाहन कालीन शासकों के नाम से उच्च वर्गीय महिलाओं का, यानी जो सातवाहन जो शासक थे उच्च वर्गीय महिलाओं के नाम की हमको जानकारी मिलती है। यानी जो सातवाहन शासक थे वो कुछ महिलाओं के नाम को धारण करते थे। यानी जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो जो है अपने पिता का नाम नहीं धारण करते हुए वो क्या कर रहा है, अपनी माता का नाम धारण कर रहा है। तो सातवाहन जितने शासक थे ये पिता की जगह पर अपनी माता का क्या नाम धारण ये करते थे। कुछ ऐसे उच्च वर्गीय महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अभी आगे और बताते हैं, लेकिन बताने से पहले मैं आप लोगों का कमेंट जरा पढ़ लूँ, रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो मैं कमेंट किसी का कोई आया नहीं है, तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि ना समझ में आए, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल के सेशन फिर आगे जो है मौर्यकालीन जो समाज है इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं कहता हूँ यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया, आपने जो वीडियो देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डेली शाम 7 बजे सातों दिन यूपी बोर्ड की जो हमारे बच्चे हैं, जो कक्षा 12वीं के हमारे जो बच्चे हैं, उनका डेली लाइव क्लास चलता है। आप इस सेशन को चाहे तो शेयर कर सकते हैं, वो बच्चों को जोड़ सकते हैं। यदि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करें। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।